मेरी शुभकामना और उनका हार्दिक अभिनंदन। तो इस नए साल में जो पहला कार्यक्रम प्रिया प्रसंग के द्वारा आयोजित हो रहा है, उसमें जॉर्ज ग्रियर्सन हमारी चर्चा के केंद्र में अचानक आ गए। और जॉर्ज ग्रियर्सन पर अभी डॉक्टर विंध्याचल यादव ने और अमरजीत राम ने बहुत अच्छी बातें की और सदस्यों ने भी, आप सब ने बहुत अच्छी बातें की। और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि तमाम विवादों के बावजूद ग्रियर्सन पर बात होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग अपनी विरासत के बारे में सोचते हैं तो वो भी कम से कम हिंदी भाषा और साहित्य के लिए एक समृद्ध विरासत का कार्य करते हैं। केवल इस नाते हम उनको नज़रअंदाज कर दें कि विदेशी थे, स्वदेशी नहीं थे, तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह किसी भी अन्य भारतीय से कम भारतीय नहीं थे। ये ज़रूर है कि जब ग्रियर्सन यहाँ पर थे तो वो शासन औपनिवेशिक काल था और अंग्रेज़ थे, मूलतः वो आयरलैंड से आए हुए थे और सिविल सर्वेंट थे, ICS थे। तो उनके सामने तो एक संतुलन की बात थी कि भाई हम देशज जो स्थितियाँ हैं और जो सत्ता है, विदेशी सत्ता है, उसके बीच कैसे संतुलन कायम करें, कैसे बैलेंसिंग फोर्स के रूप में हम काम करें ताकि हमारी सत्ता भी बची रहे और हमारी लोक सत्ता भी बची रहे और हमारा जो है एक तरह का उपक्रम भी बचा रहे। ये जो स्थितियाँ रही, इन स्थितियों के बीच जो ग्रियर्सन थे, ग्रियर्सन को इस रूप में हम याद करते हैं कि जो देशज सामर्थ्य थी, उस समय की जो देशज सामर्थ्य थी और जो औपनिवेशिक ताकत थी, तो देशज सामर्थ्य और औपनिवेशिक ताकत के बीच ग्रियर्सन संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे। यह उनका अभीष्ट था। बाकी उनके जो लोक जीवन को लेकर के, लोक साहित्य को उन्होंने कार्य किया, लोक साहित्य को लेकर जबरदस्त कार्य उनका है, लोक भाषाओं को लेकर के उन्होंने कार्य किया और हिंदी साहित्य को लेकर जो कार्य किया वो तो उनका एक योगदान है ही, और उसकी उपेक्षा हम क्या कोई नहीं करता भी नहीं, कोई करता भी नहीं। और तमाम विवाद के बीच में उनसे अभी भी हिंदी जगत संवाद बनाए हुए है, क्योंकि बहुत कुछ उनमें है, जैसा कि विंध्याचल जी ने कहा कि हम लोग पा सकते हैं। देखिए क्या हुआ कि आयरलैंड से 3 नाम हैं जो यहाँ पर दर्ज होते हैं, जो याद आते हैं। एक तो खुद जॉर्ज ग्रियर्सन जो हिंदुस्तान आए, प्रशासक के रूप में आए, उन्होंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सोचा हिंदुस्तान के बारे में। और एक तरह का जो हिंदुस्तान का जो जीवन था, जो समाज था, जो लोक समाज था, उस लोक समाज के भीतर प्रविष्ट करके बहुत कुछ उन्होंने जानने की कोशिश की, जिसको कि भारतीय काव्यशास्त्र में कहा जाता है कि सचेत साम अनुभवः प्रमाणम तत्र केवलम्। तो उस परंपरा में थे कि भाई लोक मन क्या सोचता है, लोक मन किस दिशा में सोचता है, उसको समझने की उन्होंने कोशिश की थी। एक तो बड़ी बात थी कि ये ग्रियर्सन थे। दूसरे ये है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे, वो भी ये चाहते थे, बड़े नाटककार थे, वो भी आयरलैंड के थे, GB शॉ। वो भी चाहते थे कि जो गुलाम देश है वो आज़ाद हो जाए, वो भी इस तरह के लिबरल थे और इस मामले थे कि देश को आज़ादी मिलनी, इसके पक्षधर थे। और तीसरा बड़ा नाम है W.B. येट्स का, इस नाते कि W.B. येट्स अगर गीतांजलि का अनुवाद न किए होते तो रविन्द्रनाथ टैगोर को पश्चिम में कोई नहीं जानता और नोबेल प्राइज़ तो बहुत दूर की बात थी। ये तीनों आयरिश थे। तो उसमें जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हुए, आपका W.B. येट्स हुए और ग्रियर्सन हुए, उसमें ग्रियर्सन का जो काम है हिंदुस्तान को लेके कि वो बहुत भरा पूरा है, बहुत ज़्यादा व्यवस्थित है। एक तो ये बात आप लोग को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि देखिए वो जब आए यहाँ पर तो विंध्याचल बिल्कुल सही कहा कि वो उनका वो ब्यूरोक्रेट थे, उनकी नियुक्ति बिहार में हुई। तो बिहार के क्षेत्र में लंबे समय तक वो रहे और वहाँ पर जाके वहाँ के बिहार के गांव-गांव में वो उन्होंने सर्वे किया, देखा। तो जो सबसे बड़ी बात ये थी कि भी बिहार के लोक मन में किस कवि की सबसे अधिक पॉपुलरिटी थी। तो उनको लगा कि भाई जैसे वो उनकी किताब है ए नोट्स ऑन तुलसीदास पोएट रिलीजियस रिफॉर्मर, ये किताब की टाइटल है। तो उनको ये लगा कि भाई पूरे भारतीय साहित्य में
बिहार जैसे क्षेत्र के गांव-गांव में तुलसीदास बहुत लोकप्रिय है और तुलसीदास की लोकप्रियता का आधार राम का चरित्र, सीता का चरित्र ज़्यादा वो ये था कि उनकी जो चौपाइयाँ थी या प्रकृति से जुड़ी हुई जो उनकी स्थितियाँ थी, जो उनके दोहे थे, छंद थे, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे। तो उन्होंने तुलसीदास को वहाँ से देखा और तुलसीदास को देखने के साथ साथ देखिए क्या है कि ये सही बात है कि तुलसीदास को बहुत महत्व के साथ उन्होंने रेखांकित किया। उसमें भी उनका औपनिवेशिक मन बहुत बारीकी से कार्य कर रहा था, लेकिन केवल औपनिवेशिक मन को आधार बना के उनके तुलसीदास पर किए गए मूल्यांकन को हम नकार नहीं सकते। जैसे तुलसीदास के महत्ता को लेकर के क्योंकि आप जानते हैं तुलसी सगुण भक्ति के बड़े कवि थे और वो सगुण भक्ति के लिए माने अवतार के लिए ईसाइयों के पास कोई जगह नहीं। तो आप देखिए वो कबीर के पास नहीं गए, वो गोरखनाथ के पास नहीं गए, वो तुलसीदास के पास आए। तो एक एजेंडा उनका ये काम कर रहा था कि तुलसीदास जो कहें कि भाई जो गरीबी थे और मूल नक्षत्र, ऐसे बहुत सारे संदर्भ उन्होंने दिया है इन नोट्स ऑन तुलसीदास में। उसमें खास बात है तुलसीदास मूल नक्षत्र में पैदा हुए। अब इससे उन्होंने भारतीय समाज की रूढ़िबद्धता का आकलन कर दिया, उसको आरोपित कर दिया कि भारतीय समाज इतना रूढ़िबद्ध है, इतना पिछड़ा हुआ सामंती समाज है कि ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए व्यक्ति को तिरस्कृत कर सकता है और वही तुलसीदास पैदा होता है। मैंने अपने बड़े कवि को जिसमें क्योंकि अगर वो उपेक्षित न करे तो इन्हीं के भीतर से कोई न कोई बड़ा आदमी पैदा होगा जो, लेकिन तुलसीदास उसी उपेक्षा के भीतर से ही तो पैदा हुए थे, बड़े बड़े कवि बने। और भारतीय समाज इस बात को नहीं समझता, इतना जड़ है। तो हमारी क्या भूमिका है, अंग्रेजों की क्या भूमिका है, तो कहा कि प्रिंटिंग प्रेस आ चुका है। अब जो प्रिंटिंग प्रेस आ चुका है, अंग्रेज आ गए हैं, तो उन्होंने एक तरह का नवजागरण की प्रक्रिया को एक्टिवेट कर दिया और इस तरह की रूढ़ियों से वो भारतीय समाज को मुक्त कर रहे हैं। अब देखिए यानी अंग्रेजों ने भारतीय रूढ़ियों से तमाम स्थितियों को, भारतीय जड़ समाज को जो अपरिवर्तनीय था उसको मुक्त करने की कोशिश की है। यह कह करके वो अंग्रेजों को खुश कर रहे थे क्योंकि ईसाई थे, लेकिन साथ साथ वो तुलसीदास का अभूतपूर्व मूल्यांकन भी कर रहे थे। तो लोग इसी उपनिवेश के दिमाग की बात तो करते हैं, लेकिन उनके मूल्यांकन इसी तरह से विद्यापति का मूल्यांकन कर रहे थे। और आप देखिए कि तुलसी के प्रकृति से संबंधित जो उनकी रचनाएं हैं उसको आगे किया, साथ साथ जो नैरेटिव्स बनाए उन्होंने, यानी लोक जीवन में कथाओं में तुलसीदास कैसे, जैसे एक कथा मुझे याद आ रही है कि तुलसी एक विधवा थी, उसका पति मतलब सौदाह के लिए जा रहा था और वहाँ विधवा मिली तो उन्होंने कहा कि बाबा प्रणाम। तो उन्होंने कहा कि सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। तो उसने कहा कि मैं तो विधवा हो गई हूँ, मेरा पति मर गया है और सौदाह के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो उन्होंने देखिए गांव में क्या, बिहार गांव में, तो उन्होंने देखा अंतर्ध्यान करके उन्होंने वहाँ गड़बड़ हो गया तो साधना किया, 3 घंटे की साधना। अब ये लेसन ने लिखा है नोट्स ऑन तुलसीदास में, साधना किया और साधना के पश्चात वो आदमी जग गया, उठ गया और कहा कि एकदम बिल्कुल जीवन थी। यह बात दिल्ली के शासन तक पहुँची और दिल्ली के शासन तक पहुँची तो उसके बाद कहा कि भाई बुलाया। अब बादशाह कौन था इसका कोई जिक्र नहीं है कि अकबर थे कि कोई और सामंती शासक था। बुलाया, कहा कि भाई ये सब सारी चीज़ें, तो उनका तुम चमत्कार करते हो। उन्होंने कहा कि नहीं मैं चमत्कार नहीं करता, मैं कोई चमत्कार नहीं, मैं तो साधु सन्यासी आदमी हूँ, कवि हूँ, लेखक हूँ। तो उन्होंने जेल में डाल दिया। अब ग्रियर्सन ने कहा कि बिहार के गांव में इस कथा को इतना खूबसूरती से पेश किया गया, कहा कि फिर जब हुआ तो उन्होंने हनुमान जी को याद किया, तो हनुमान जी ने बंदर छोड़ दिए और पता चला कि उस राज्य के महल में चारों तरफ बंदरों ने घेर लिया और ऊँट। ये बात जब राजा को पता चली, शासक को पता चली, तो उसने कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो कहा कि पता चला कि तुलसीदास की वजह से आपने कैद किया, बंदरों ने उत्पात मचा दिया। फिर दूसरे को बुलाया गया, उनसे प्राण प्रतिष्ठा के लिए उनको प्रणाम किया गया और फिर ये सब सारी चीज़ें। अब किस तरह से तुलसीदास के बंदर के कहने से, आवाहन से बंदर ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया और हनुमान जी का आवाहन किया उन्होंने, हनुमान जी आराध्य थे। इस तरह की बहुत सारी कथाएं उन्होंने लिखी। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जैसे हम लोग कबीर के जनश्रुतियों में कबीरदास, तो जनश्रुतियों में कबीरदास की बहुत सारी कथाएं होती हैं। इन कथाओं को पहली बार
तुलसी से जीवन से जुड़े हुए को उन्होंने संकलित किया, उन्होंने बताने की कोशिश की। ये ज़रूर था कि उन्होंने पोएट के साथ रिलीजियस रिफॉर्मर के रूप में देखा, एक धर्म सुधारक, धार्मिक सुधारक के रूप में देखा, जहाँ से स्पेस मिला रामचंद्र शुक्ल को। उन्होंने कहा कि रिलीजियस रिफॉर्म नहीं थे, कवि थे, तो तुलसीदास को रिलीजियस रिफॉर्मर के साथ साथ कवि के रूप में जो उन्होंने सिनाद किया था ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र का बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने कवि के रूप में स्थापित कर दिया लोक मंगल की अवधारणा को देकर। और लोक मंगल की साधनावस्था, विशुद्धावस्था, साधनावस्था में राम के देवत्व को उन्होंने स्थापित किया। ये सब सारी चीजें तो ग्रियर्सन की जो एक बड़ी भूमिका ये रही कि वह औपनिवेशिक, अब जैसे भक्ति काल की बात है, बिल्कुल विंध्याचल ने सही कहा कि भाई उन्होंने भक्ति काल के उद्भव में ईसाइयत दिन, और ईसाई दिन ऐसा नहीं कि जैसे कि मध्य भारत में ये सब हुआ, जिस दक्षिण भारत से उदय हो करके रामानुजाचार्य तमाम लोग भक्त साहित्य ऊपर ले आए, उनका एक कहना दक्षिण भारत में ही जो भक्ति का उदय हुआ ईसाइयों के प्रभाव में हुआ, और उसके बहुत पहले ईसाई प्रभाव यहाँ पर आ चुका था। तो मुख्य बात ये थी कि इस बात को तो बार बार वो कह रहे थे, लेकिन प्रकारांतर से भारतीय साहित्य की गहरी समझ भी विकसित कर रहे थे, खासकर हिंदी साहित्य को लेकर के। एक तो ये चीजें उनकी रही है, और दूसरी बात था कि लोक कथाओं के साथ साथ उन्होंने लोक साहित्य पर भी बड़ा संकलन किया है। उनका बड़ा योगदान है लोक साहित्य को लेकर के, खास करके जो भोजपुरी का लोक साहित्य है, बिहारी बोली का लोक साहित्य, उसको लेकर के उनका बड़ा काम किया। भाषाओं को लेकर के उन्होंने लोक भाषाओं को लेकर बहुत बड़ा काम किया। अक्षर का किसी ने कहा कि भाई वो वैसा काम नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात, वो काम छूटा हुआ है कि लोक भाषाओं को लेकर के। ये जरूर था कि अब जैसे कि उन्होंने क्या किया कि ये लोक भाषाओं का कार्य तो कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं उनके एक विभाजन वाला जो मन था कि वो लोक भाषाओं की ताकत को समझ रहे थे, और परस्पर लोक भाषाओं की ताकत को समझ करके लोक भाषाओं के परस्पर जो पारस्परिक रिश्ते थे उस पर फोकस न करके उनको स्वायत्तता देने की कोशिश कर रहे थे। उस स्वायत्तता को देने में उनके मन में शायद ये बात है कि बोलियों की ताकत को समझा जाए, लेकिन बोलियों, हर बोली की वो ताकतवर बना करके भाषा कहीं न कहीं अवरुद्ध हो रही थी, भाषा कहीं भी टूट गई। ये भी एक चीज़ था कि वो संतुलन बनाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उस संतुलन बनाने की कोशिश में कहीं की हिंदी समाज, जैसे कि एक बात आप लोग सब जानते हैं कि उन्होंने भोजपुरी बोली पर बहुत काम किया, खास के बिहारी को लेकर बहुत काम किया। और वो जो 11 खंडों में उन्होंने भारतीय भाषा संरक्षण का कार्य किया है, उस भारतीय भाषा संरक्षण का जो 5वां खंड है वो भोजपुरी भाषा पर ही केंद्रित रहा है। अब वो देखिए कि बिहारी को लेकर के बड़ा विवाद भी हुआ, आज तक विवाद है। बिहारी को लेकर के वो उसको स्वतंत्र मानते हैं और बिहारी को हिंदी प्रदेश का हिस्सा नहीं मानते। वहाँ से विवाद शुरू होता है कि भाई क्या वो कहते हैं जो ये बिहारी के जो अपनी इंडिपेंडेंट जो ऑटोनॉमी है, इसको स्वायत्तता मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कश्मीरी को उन्होंने हिंदी कश्मीरी और मुस्लिम कश्मीरी कहा उन्होंने वहाँ, तो ये उनका कहीं न कहीं सोचा समझा मंतव्य जरूर था भाषाओं को लेकर के, कि पता चला कि जैसे कि ब्रज और अवधी को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इनके परस्पर जो अन्योन्याश्रित संबंध उसको नहीं मानते थे। ब्रज क्षेत्र अलग मानते थे, अवधी क्षेत्र अलग मानते थे, फिर भोजपुरी अलग मानते थे। तो अब भोजपुरी भाषी समाज के आज के लोग ग्रियर्सन के प्रति ये कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उन्हें भोजपुरी की पहचान दी। आप जानते हैं कि लाठी और गमछा जो भोजपुरी की पहचान के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं, इसके सूत्रधार ग्रियर्सन ही रहे कि भोजपुरी बड़ी स्वाभिमान की भाषा है, यहाँ पर गमठा और लाक्षी है, श्रमजीवियों की भाषा, इसको तो कहा उन्होंने। लेकिन भोजपुरी को बिहारी के अंतर्गत मानते हुए उन्होंने हिंदी प्रदेश से अलगाने की कोशिश की। इसको लेकर के भी बड़ा विवाद है, क्योंकि आज तो एक पक्ष होता है कि बोलियों को लेकर भोजपुरी को भाई स्वतंत्र पहचान मिलनी चाहिए, इसमें किसी पर भोजपुरी को भाषाई पहचान मिलनी चाहिए स्वतंत्र। लेकिन हम ये कहें कि भोजपुरी प्रदेश अलग हो जाए, हिंदी प्रदेश से अलग, ये तो इसमें तो सहमति संभव ही नहीं है। पता चला कि भाई मिथिला प्रदेश अलग हो जाए, जैसे मैथिल को उन्होंने बहुत महत्व दिया। और पहले तो कहते थे भाई कि जो बिहारी कहते थे वो तो बंगाल से बहुत मिली हुई है, जबकि बिहारी ये बिहारी उड़ीसा और ये आपका जो है कलकत्ता था, ये तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। तो ये जो बोलियों को लेकर के और उसके बारे में ये बात भी आती है कि संभव इसका आधार ये रहा हो कि भाई जो भोजपुर प्रदेश था
जो आरा केंद्र था वो शायद 1857 का एक राष्ट्रीय कैरेक्टर था। तो शायद उसको ये लगता था कि ये कहीं विस्फोटक न हो जाए, क्योंकि इसमें कहीं कि उनका औपनिवेशिक मन कार्य कर रहा था। ये पूरा के पूरा चरित्र अगर आगे उभर के आ गया तो हिंदी प्रदेश में पूरा एक अराजक स्थिति आ जाएगी और उपनिवेशवाद के खिलाफ एक विद्रोह शुरू हो जाएगा। तो शायद उन्होंने एक बिहारी को स्वतंत्र पहचान दे करके हिंदी प्रदेश के अंतर्गत न मान के स्वतंत्र प्रदेश के रूप में उन्होंने स्वीकार करने की कोशिश की, उसे भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया, तमाम स्थितियाँ किया। तो ले दे करके आप देखेंगे कि जो आज हम बात कहना चाहते हैं ये कि औपनिवेशिक मन था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस औपनिवेशिक मन के दायरे में कुछ वो बेहतर काम भारतीय साहित्य को लेकर के, भारतीय भाषाओं को लेकर कर गए, जो आगे के आने वालों के लिए पथ प्रदर्शक रहा। तो एक तरह कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य उनके प्रति इस रूप में बहुत कृतज्ञ है। उन्होंने कुछ ऐसे नवाचार किए, कुछ ऐसे सूत्र दिए जिसको लेकर के हिंदी साहित्य उनको लेकर के आलोचनात्मक भी रहा और रचनात्मक भी रहा। तो हमारी रचनात्मकता के भी और हमारी आलोचनात्मकता के दोनों के तरह के वो सूत्रधार रहे हैं। आज पुलिया प्रसंग के अंतर्गत आप सबने जॉर्ज ग्रियर्सन को याद किया, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, एनी बेसेंट हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुई थी, वो भी आयरलैंड की थी। लेकिन एनी बेसेंट को देखिए कि इस देश की आज़ादी में, देश की स्वाधीनता में कितना बड़ा योगदान था। तो कहने का से ये है कि जरूरी नहीं कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ और हम उसी को अच्छा बुरा उसके बारे में सोचें। जो विदेश में पैदा हुआ लेकिन जो इस स्वदेश की धरती पर, अपने देश की धरती पर आकर काम किया, अगर उसमें कुछ भी अच्छा है तो हमें अवसर है कि आज हम उसको याद करें, उसके महत्व को समझें। और ये जो पूरा के पूरा जो कहते हैं उसके महत्व को समझने की दिशा में मुझे लगता है कि आप सब जो छात्र यहाँ बोले और सब छात्रों ने एक नई बात की, और मुझे लगता है कि यहाँ से एक नई बहस हम लोग शुरू करेंगे, नया प्रस्थान रचेंगे। पुलिया प्रसंग का यही अभिष्ट है। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद।